हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट का सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, वहां पे इम्पोर्टेंस क्या होता है, नेसेसिटी क्या होता है वाटर सप्लाई का, ऑब्जेक्टिव क्या है वाटर सप्लाई का, होलसम वाटर क्या है, प्लानिंग कैसे करते हैं हम वाटर सप्लाई स्कीम का, आउटलाइन क्या है, कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम जो हम बनाते हैं उसके आउटलाइन क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, फिर सोर्स लेंगे। तो ये सब हम देखे थे पहले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब हम सेकेंड चैप्टर में आते हैं। आज सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड चैप्टर में आएंगे हम। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का करेंगे, वाटर डिमांड। कभी भी अगर हम, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, ऐसे फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई भी वाटर का प्रोजेक्ट, अगर हम न्यू वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट अगर करते हैं किसी भी एरिया में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर की, कि उस एरिया में मुझे पानी वाटर का सप्लाई देना कितना है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि उस एरिया में पॉपुलेशन कितना है और उस एरिया का वाटर का डिमांड कितना है, पर हेड वाटर कितना कंजम्पशन होता है। एक आदमी मान लो 200 लीटर यूज करता है और उस एरिया में 2000 आदमी रहते हैं, तो इस बेसिस पे हम 2000 आदमी 200 लीटर करके यूज करता है, तो इस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि कितना वाटर का डिमांड है, कितना उस वाटर रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में डिमांड तो पर हेड हो जाता है, आप पूरा रिक्वायरमेंट आप निकाल सकते हो कि वाटर का रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है उसे पूरे एरिया का। तो इस हिसाब से फिर ये हो जाता है वाटर रिक्वायरमेंट। और सेकेंड, उसके बाद हम उस बेसिस पे सोर्स को तय करते हैं कि वाटर का सोर्स कौन सा लेना है, रिवर को लेना है कि लेक को लेना है या फिर और कोई सोर्स है अवेलेबल, उसको हम लेते हैं। तो फिर उस बेसिस पे हम लेंगे, रिक्वायरमेंट कितनी है उसके आधार पे हम सोर्स तय करेंगे। सोर्स फिर वाटर का तय करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर रिजर्व करेंगे उस वाटर को, फिर रिजर्व करने के बाद हम ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे और वो ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्वालिटी चेक करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि वाटर का डिमांड कितना है, कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं और कैसा वाटर का डिमांड है, कितना एक्चुअल में हम कितना लेते हैं। तो ये पूरा हम देखते हैं इस चैप्टर में। तो वही सब बातें लिखी हुई है कि किसी भी इंजीनियर को वाटर का डिमांड पहले निकालना है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ इंजीनियर इज टू डिटरमाइन द वाटर डिमांड ऑफ द टाउन एंड देन फाइंड सुटेबल वाटर सोर्स फ्रॉम वेयर द डिमांड कैन बी मेट। आपको पहला निकालना है कि वाटर का डिमांड कितना है उस सिटी का या टाउन का या विलेज का। उसके बाद फिर आपको तय करना है कि वाटर सोर्स कौन सा लेना है। मैंने वही बातें कही, कितने टाइप के वाटर डिमांड होते हैं। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल वाटर डिमांड, डिमांड फॉर पब्लिक यूज, फायर डिमांड, यहाँ 5 लिखा हुआ है लेकिन फायर डिमांड है, लॉस एंड वेस्टेज। ठीक है, तो इतने 5 से 6 तरह के डिमांड होते हैं। तो नॉर्मली हम अपने जो नॉर्मल यूज के मतलब पर्सन होते हैं, तो वो सब डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बारे में सब हर आदमी को यूज करना है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड तो हर के लिए है। बाकी इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल वो डिपेंड करता है एरिया वाइज कि किसी एरिया में कोई इंस्टीट्यूशन है क्या, किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री लगा हुआ है क्या, पब्लिक यूज के कितने हैं, तो वो ये डिपेंड करता है एरिया वाइज। बट डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो है वो हर एरिया में हो, चाहे वो कितना भी कमर्शियल हो, कितना भी छोटा सा विलेज हो, सब जगह लोग रहते हैं, सब जगह डोमेस्टिक यूज होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक डिमांड के बारे में कि ये है क्या और एक्चुअल में कितना डिमांड है। The quantity of water required in houses for drinking, bathing, cooking, washing, etc. called domestic water demand and mainly depends upon the habit, social status, climate conditions and custom of people. ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है हाउसेस में, किस पर्पस के लिए? मेनली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, बाथिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए, ये सब मेन पर्पसेस हैं। तो ये सब जो डिमांड है ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड के कैटेगरी में आ जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? हैबिट पे डिपेंड करता है, सोशल स्टेटस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टम ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हैबिट के ऊपर और सोशल स्टेटस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है।
सोशल स्टेटस एक रिच फैमिली है और एक पुअर फैमिली है। तो रिच फैमिली के घर में मान लो कम लोग रहते हैं, 4 ही लोग रहते हैं, लेकिन उनके घर में बहुत से मतलब जो मिनिमम यूज नहीं है वो भी साधन है उनके पास। मान लो उनके पास बाथ टब है, उनके पास कार है, उनके पास एक्स्ट्रा गार्डन है, नंबर ऑफ फ्लोर्स भी बहुत ज्यादा है, 10 तल्ले का मकान है, 10 फ्लोर का मकान है। तो ये सब वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाएगा इससे। बाथ टब है तो स्विमिंग पूल है उनके एरिया में, तो ये सब क्या होगा कि रिक्वायरमेंट जो है उनका बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर हेड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। 4 पर्सन है तो 4 पर्सन के हिसाब से वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन यही अगर पुअर फैमिली है, 10 लोग एक छोटे से घर में रह रहे हैं, तो वो फिर मिनिमम यूज करेंगे, क्योंकि ना तो उनके घर में बाथ टब है, ना उनके घर में स्विमिंग पूल है, ना कार है, ना कोई एक्स्ट्रा गार्डन है। जितने फ्लोर हैं, मान लो 1 या 2 फ्लोर है तो 2 फ्लोर में 10 लोग रह रहे हैं, और वो 4 फ्लोर में 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 फ्लोर की सफाई होनी, वॉशिंग होना, और 2 फ्लोर का वॉशिंग होना, दोनों में अंतर है। तो वो जो बटेगा वो 4 पीपल में बटेगा और यहाँ पे 10 लोगों में बटेगा। तो फिर अंतर आ जाता है कि कैसे स्टेटस है, सोशल स्टेटस कैसे है। उसके बाद अब एक मतलब पूरे एरिया वाइज डिपेंड करता है ना। मान लो कोई बहुत, जैसे शहरों में, सिटी में सेक्टर्स और कॉलोनी होते हैं, तो माना जाता है ऐसा है कि हो सकता है सेक्टर्स में भी कुछ पुअर फैमिली रहते होंगे और कॉलोनी में कुछ रिच फैमिली रहते होंगे। और जैसे बस्ती वगैरह बोल देते हैं कि छोटा सा झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, तो बस्ती में कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि पुअर फैमिली के लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ रिच फैमिली भी वहां पे बसे होंगे जो पुराने पहले से बसे हैं, तो उनका भी घर होगा। ऐसा नहीं है कि टोटल का टोटल सारे लोग वहां पे पुअर फैमिली ही होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम आबादी होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा, वो पुअर फैमिली का ही होगा। और जो सेक्टर्स एरिया है तो उनमें रिच फैमिली का मैक्सिमम जो क्राउड होगा वो रिच फैमिली का होगा। कुछ पुअर फैमिली भी वहां रहते होंगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर वहां पे रिच है तो यहाँ पे पुअर कैसे आ गया। तो दोनों मिक्सअप है, ऐसा नहीं है इंडिया है सब कुछ रह सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी रह सकता है। बट हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो रिच फैमिली वाला इलाका है, रिच स्टेटस के लोग रहते हैं, वहां पे कंजम्पशन उनका ज्यादा है। उसके बाद फिर क्या बोला मैंने कि क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। कोई आदमी कश्मीर में रहता है, ठंडा इलाका में रहता है, और कोई बिल्कुल गर्म क्षेत्र में रहता है। तो दोनों में डिपेंड करता है कि वो मान लो ठंडा एरिया में है तो वो कम से कम यूज करेगा, या आप खुद ये कंसिडर कर लो कि आप जब गर्मियों के मौसम में ज्यादा यूज करते हो या ठंड के मौसम में ज्यादा यूज करते हो। ऑब्वियसली गर्मी के मौसम में हम ज्यादा वाटर का यूज करते हैं, वाटर का रिक्वायरमेंट हमारा ज्यादा होता है। हम हो सकता है 2 बार बाथिंग पर्पस के लिए हम 2 बार बात कर लिए। विंटर में हो सकता है कि 2 दिन में 1 दिन बात किया। और जो हम यूज करते हैं बकेट्स का, तो हो सकता है कि हम जब ये गर्मी का सीजन है तो 2 बकेट यूज कर लिया हम नहाने के लिए, और जब वही विंटर सीजन में हम आधे बकेट में पूरा हम नहा लिए। तो फिर वो रिक्वायरमेंट थोड़ा घटता बढ़ता रहता है क्लाइमेट चेंज के आधार पे, सोशल स्टेटस के आधार पे, और हैबिट के आधार पे भी। हैबिट ये चीज है कि हम ये परफेक्ट कह नहीं सकते कि ये इनका हैबिट ऐसा है, बस अनुमान लगा सकते हैं। वो थोड़े से एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड फैमिली और एरिया वाइज डिपेंड करता है। मान लो एजुकेटेड फैमिली है, आपको महत्व पता है कि वाटर का क्या महत्व है, तो आप प्रॉपर टैप यूज करोगे, बिना मतलब के उसको पानी को बर्बाद होने से रोकोगे, खुद भी रोकोगे, दूसरों को भी सजेस्ट करोगे कि बिना मतलब के वाटर का यूज मत करो, वेस्टेज मत करो, कम से कम वेस्टेज करो, जो मिनिमम की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करोगे। और यही अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको वाटर का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो वो टैप खुला छोड़ देंगे, लीकेज होता रहेगा, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताएंगे नहीं, या जानबूझ के कोई लीकेज कर देता है किसी एरिया में। तो ये सब जो है, इससे भी ये हैबिट के कैटेगरी में आ जाता है। ये हम पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, एरिया टू एरिया वेरी करता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि इस पर्सन का यही हैबिट है, इस पर्सन का, इस फैमिली का यही हैबिट है कि जानबूझ के वेस्टेज करेगा। ठीक है, तो ये हैबिट पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। तो तीनों बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन हम एक, अब ये तो फिक्स नहीं है ना कि पर पर्सन हम मान लो एक घर में ही आप अगर देखोगे, जज करोगे, तो 5 आदमी है तो 5 की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई बहुत ज्यादा वेस्ट करता है, कोई बहुत ज्यादा पानी का यूज करता है, कोई बहुत कम यूज करता है। तो फिर भी हमें एक एवरेज लेना पड़ेगा कि कितना ये हो। तो इंडिया के हिसाब से, जो हम इंडियन कंडीशन के हिसाब से एक
राउंड फिगर एक एवरेज हम लेते हैं कंजम्पशन कि एक पर पर्सन कितना यूज करता है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया कि कितना यूज करता है, तो हमने निकाला। तो पहला डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, सबसे इम्पोर्टेंस है ड्रिंकिंग, पानी पीना सबसे जरूरी है। तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कितना यूज करना है, तो 5 लीटर हम मान के चलते हैं कि एक आदमी एक दिन में 5 लीटर वाटर पीता है। सेकेंड, कुकिंग के लिए कितना यूज करता है, तो 5 लीटर हम पर पर्सन यूज कर रहे हैं। मान लो 5 फैमिली है तो यहाँ 25 लीटर कुकिंग के लिए एक साथ खाना बनता है, तो 25 लीटर पानी यूज होता है। हम ये एवरेज ले रहे हैं, पर पर्सन पर फैमिली ये वैरी करता है, लेकिन हमको एवरेज लेना होगा। फिर बाथिंग के लिए कितना होता है, तो पर पर्सन 55 लीटर्स का यूज करता है। क्लॉथ्स वॉशिंग के लिए कितना होता है, तो 20 लीटर्स का यूज करता है। यूटेंसिल वॉशिंग के लिए कितना होता है, तो 10 लीटर्स का यूज करता है। और हाउस वॉशिंग के लिए कितना होता है, तो 10 लीटर्स का यूज करता है। तो टोटल जो है पर फैमिली पर हेड पर पर्सन 135 लीटर पर डे पर कैपिटा यूज हम एवरेज एक लेते हैं। हम जब अपना कंसीडर करते हैं तो वहां पे हम एवरेज लेते हैं कि एक आदमी 135 लीटर एक दिन में यूज करता है। तो ये हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड है। ये हर कंट्री में वेरी करता है, हो सकता है किसी किसी सिटी में भी, इंडिया में भी वेरी करता हो लोकल कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन हम ओवरऑल 135 लीटर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलप्ड कंट्री में यही चीज 350 लीटर का है। यहाँ पे आप देखो डेवलप्ड कंट्री में 350 लीटर पर डे पर कैपिटा होता है। तो मान लो डेवलप्ड कंट्री कहने का मतलब है कि रिच फैमिली वहां पे बहुत ज्यादा है, हर घर में स्विमिंग पूल है, हर घर में बाथ टब है, हर घर में कार है। तो उनका यूज जो है ऑटोमेटिक ये सब हमने नहीं जोड़ा है, तो ये सब को भी हम जोड़ देंगे। तो ओवरऑल 350 लीटर पर डे पर कैपिटा यूज हो रहा है। हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सोर्सेस ऑफ वाटर जो है धीरे धीरे हमें पता है कि वाटर का कैपेसिटी घटते जा रहा है, तो इतना हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको कंडीशन के हिसाब से कम ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्सेस भी हमारा कम है। तो इसको मैंने रफ कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका नोट्स बना लो कि पहला डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135 लीटर पर डे पर कैपिटा है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूशंस डिमांड पे। ये क्या है, इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्रियल डिमांड पे। तो इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है, वाटर रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री मेनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच आर एग्जिस्टिंग इन द सिटी। The water required by factories, paper mills, cloth mills, cotton mills, sugar refineries, etc. comes under industrial use. The quantity of water demand for industrial purpose is around 20 to 25% of total demand of the city. किसी भी सिटी में टोटल डिमांड का 20 से 25% हम इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए पर्पस के लिए रखते हैं। और ये क्या है कि वाटर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो उसके लिए जो वाटर का डिमांड है, वाटर का रिक्वायरमेंट है, वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। तो किस तरह का इंडस्ट्री, जैसे फैक्ट्री हो गया, पेपर मिल हो गया, क्लॉथ मिल हो गया, या किसी भी तरह का इंडस्ट्री है, तो वहां पे अलग अलग जगह पे अलग अलग डिमांड है। तो इसीलिए हमने कैटेगरी रख दिया है। तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे कैटेगरी में दिया हुआ है कौन कौन सा। अब यूनिवर्सिटी भी आ जाता है, ना ये इंस्टीट्यूशन डिमांड में आ जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी दिया नहीं गया है फैक्ट्री के हिसाब से, जैसे पेपर में ज्यादा यूज होता है, कॉटन में ज्यादा यूज होता है, तो किसी में कम किसी में ज्यादा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, आपको बता दिया गया कि इंडस्ट्रियल डिमांड कहाँ पे कितना होता है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल डिमांड। कमर्शियल बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज हो गया, हॉस्टल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, मेडिकल हॉस्पिटल हो गया, कोई होटल हो गया, शॉपिंग सेंटर हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सारे कुछ आ जाते हैं कमर्शियल डिमांड में, इंस्टीट्यूशन डिमांड में। ठीक है, ये सारे कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो फैक्ट्रीज का भी थोड़ा बहुत इसमें मेंशन कर दिया गया है इसी चार्ट में। फैक्ट्रीज में पर पर्सन पर लीटर 45 और 30 ले लेते हैं। और इसमें 2 कंडीशन दे दिया है कि बाथरूम अगर रिक्वायर्ड है तो 45 लेते हैं, अगर बाथरूम नहीं है तो लोग थोड़ा सा
कम यूज करेंगे। 30 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज होता है। हॉस्पिटल में बेड के हिसाब से हमने तय कर रखा है, अगर 100 बेड से कम है तो डिमांड 340 पर कैपिटा पर डे। ये पर कैपिटा पर पर्सन का है, एक पूरे हॉस्पिटल का 340 नहीं है। 100 से ज्यादा है कैपेसिटी तो 450 डिमांड हो गया। नर्सिंग होम और मेडिकल क्वार्टर में 135, हॉस्टल में 135। एक हॉस्टल में एक आदमी का यूज 135 जो नॉर्मल हमारा यूज है वही हमने रखा है। रेस्टोरेंट वगैरह में क्योंकि लोग रहते नहीं है 70 रख लिया है। होटल्स में 180 पर बेड, क्योंकि वहां पे तो लोग यूज करते हैं ना, फिर वहां पे जाएंगे, रहेंगे, वॉशरूम का यूज करेंगे, तो इसलिए 180 रखा है। डे स्कूल्स का यूज रखा है कि डे स्कूलिंग है तो 45 रखा है। बोर्डिंग स्कूल है तो लोग वहां रहेंगे तो 135, जो डोमेस्टिक यूज है वो करेंगे सारा। गार्डन्स है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो 35 है। 35 पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, देना पड़ता है, तो स्क्वायर मीटर के हिसाब से देते हैं। कोई एनिमल्स व्हीकल है तो 45 पर लीटर पर डे है। ठीक है, तो यहां तक था इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल। आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज के कैटेगरी में क्या आता है देखते हैं। Quantity of water required for public utility purposes such as washing and sprinkling on roads, cleaning of sewers, watering of public parks, gardens, public fountains, etc. comes under public demand. To meet the water demand for public use, provision of 5% of total consumption is made designing the water works for a city. जब हम सिटी का डिजाइन करते हैं तो 5% हम रखते हैं कि पब्लिक यूज के लिए हम यूज करेंगे। ये पब्लिक यूज के लिए मतलब क्या हो गया कि जैसे रोड की सफाई, वॉशिंग करना है या फिर थोड़ा बहुत छिड़काव करना है रोड्स पे, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो फिर इसमें क्या होगा, ये पब्लिक यूज के कैटेगरी में आ जाता है। क्लीनिंग ऑफ सीवर। सीवर आप आगे पढ़ोगे वो वेस्ट वाटर के टाइम में कि सीवर क्या होता है। तो वेस्ट वाटर को जो कैरी करने के लिए हम पाइप लगाते हैं, पाइप बनाते हैं कंक्रीट का, अंडरग्राउंड पाइप बनाते हैं, तो वो सब उसको बोलते हैं सीवर। तो सीवर को क्लीनिंग करने के लिए भी हमें पर डे वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे उसका भी उसी में आ जाता है, इस कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि ये पब्लिक यूज पूरा पब्लिक के लिए आप कर रहे हो। वाटरिंग ऑफ पार्क में या गार्डन में देने के लिए, तो यहाँ पे ये सब आ जाता है पब्लिक यूज में। तो कितना होता है देखते हैं। पब्लिक पार्क में होता है 1.4 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। स्ट्रीट वॉशिंग में होता है 1 to 1.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, और सीवर क्लीनिंग में हो जाता है 4.5 लीटर पर हेड पर डे। तो तीनों के यूनिट्स में अंतर है, आप देख लीजिए, इन तीनों के जगह के हिसाब से है, और ये जो है पर हेड पर पॉपुलेशन के हिसाब से है कि सीवर मान लो उस एरिया में कितने पॉपुलेटेड है, मतलब कितने लोग रहते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना यूज करेंगे। तो ये था डिमांड फॉर पब्लिक यूज। अगला है फायर डिमांड। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। किसी भी एरिया में मान लो ये इमरजेंसी का है, हो सकता है डेली ना हो, आपको पता है कि एक फायर बहुत डेंजर चीज है, कभी भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से। मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गया, हम दिन सुनते रहते हैं न्यूज में बहुत बार कि कभी वहां आग लग गया, किसी इंस्टीट्यूशन में आग लग गया, किसी हॉस्पिटल में आग लग गया, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए हम प्रोविजन रखना पड़ेगा कि उसके लिए इमरजेंसी के लिए हमारे पास वाटर स्टॉक में रहना चाहिए। मान लो हमने डोमेस्टिक यूज के लिए जितने हम यूज कर रहे हैं पर डे के बेसिस पे, बस उतना ही वाटर का रिक्वायरमेंट हम सोचेंगे, और जब इमरजेंसी होगा तब तो हमारे पास कोई वाटर ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा तो सारा यूटिलिटी के बेसिस पे हम पब्लिक यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए हमने वाटर का जितना यूज था उतना तो हमने वाटर का यूज का फुलफिलमेंट कर दिया, बट फायर के लिए डिमांड के लिए हमने कुछ रखा ही नहीं, इमरजेंसी के लिए रखा ही नहीं। अब वो कह देंगे कि हमारे पास तो जी पानी नहीं है, वाटर नहीं है, हम नहीं दे सकते सप्लाई। तो लेकिन ये प्रोविजन है कि आपको फायर डिमांड के लिए, इमरजेंसी केस के लिए आपको रखना पड़ेगा वाटर स्टॉक में। कभी भी कुछ हादसा हो गया तो आप तुरंत से फायर ब्रिगेड को या फायर डिमांड को आप वाटर सप्लाई दे सकते हो। तो इसके लिए भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि फायर डिमांड है क्या।
In the city, fire hydrants are provided on the water mains at 100 to 150 meter apart from fire demand. जो वाटर का मेंस है उसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। आगे हम पढ़ेंगे एपर्टिनेंसेस में एक ये वर्ड है फायर हाइड्रेंट। तो फायर हाइड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये इमरजेंसी का है, आप देखते भी होंगे कि यहाँ पे मान लो कभी बहुत अचानक से जरूरत पड़े तो हम इसको ओपन करके बहुत सारे अमाउंट में वाटर एक बार में ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉसेस एंड वेस्ट। अब लॉस और वेस्ट यूज का नहीं है, फिर भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में आपको पता है कि लॉस और वेस्टेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा कि इतना अमाउंट में वेस्टेज उसको कंसीडर करना पड़ेगा हमारे वाटर सप्लाई में कि इतना वेस्ट हो रहा है। हम कम करने की जरूर कोशिश करेंगे, हम अपना सिस्टम इतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे लीकेज और वेस्टेज की संभावना न हो। बट हमारे साथ साथ एज ए इंजीनियर हमारे साथ साथ पीपल को भी वहां पे उनके हैबिट्स को भी चेंज करना होगा, वो भी वेस्ट ना करें तो बेहतर है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वेस्ट किस तरह से वेस्ट हो सकता है। तो वेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है, तो आप देखिए कि लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव पाइप जॉइंट्स, क्रैक, ब्रोकन पाइप्स, फॉल्टी वाल्व्स एंड फिटिंग। पाइप जॉइंट क्रैक हो गया, कोई पाइप टूट गया, कोई फॉल्टी वाल्व है, फिटिंग्स में कोई लूज है, तो इसके कारण क्या होगा, लॉस होगा, पानी निकलता रहेगा, लीकेज होता रहेगा। तो ये हमारा काम है कि इसको दुरुस्त रखें, इसको ठीक करते रहें। उसके लॉस ड्यू टू कंज्यूमर कीप्स ओपन देयर टैप ऑफ पब्लिक टैप्स इवन व्हेन दे आर नॉट यूजिंग द वाटर एंड अलाउ द कंटिन्यूअस वेस्टेज ऑफ वाटर। अब इनमें हमारा कोई रोल नहीं है, पब्लिक का रोल होता है। बट हम पब्लिक को समझा सकते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम ला सकते हैं जिससे कि बिना मतलब के वाटर को वेस्ट ना करें। अब मान लो पब्लिक टैप है और उसको खुला छोड़ दिया, अपना पानी का यूज किया, मान लो 5 बाल्टी पानी ले लिया, 5 बकेट भर लिया, उसके बाद टैप को खुला ही छोड़ दिया, हमारा काम तो हो गया जी, हमें क्या मतलब है, पानी बहते रहे। तो ये मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, हमें लोगों में जागरूकता पैदा करना पड़ेगा कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम खुला छोड़ेंगे पानी, कल हमें यही पानी नहीं मिलेगा। तो इन सबको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये हम जागरूकता से ठीक कर सकते हैं। लॉसेज ड्यू टू अनऑथराइज एंड इलीगल कनेक्शन। अब हमने वाटर का मेंस दे रखा है, सबके घर में वाटर का कनेक्शन दे रखा है, पब्लिक यूज के लिए भी हमने वाटर को दे रखा है। बट क्या हो रहा है कि फिर भी अनऑथराइज रूप से किसी कॉलोनी में हम लोग सुनते रहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में अनऑथराइज कनेक्शन ले लिया, क्योंकि वो लीगल होते नहीं है कि आप रहना भी मान लो उनके लिए लीगल नहीं है, लेकिन लोग बरसों से रह रहे हैं तो उनको तो पानी उनके लिए भी तो चाहिए ना, उनको भी तो यूज करने की जरूरत है। तो वो क्या करते हैं कि अनऑथराइज रूप से, क्योंकि कनेक्शन फिर लीगली उनको नहीं मिलता है, लीगली तो पॉसिबल नहीं है, आपका घर नहीं है, आपका जमीन नहीं है, आप उस एरिया ही इलीगल है, वहां पे रहना लीगल नहीं है, लेकिन लोग रह रहे हैं, पानी के कनेक्शन तो उन्हें भी चाहिए, पानी उन्हें भी चाहिए। तो इलीगल रूप से वो क्या करते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं या फिर कहीं पे वाटर मेंस में कोई लीकेज कर देते हैं, उससे यूज करते हैं। तो ये सब क्या होता है कि लॉसेस के कैटेगरी में चला जाता है कि लीगली तो वो नहीं यूज कर रहे हैं, ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी इलीगल रूप से ले रहे हैं। तो ये सब क्या होता है कि हमें को कंसीडर करना पड़ेगा कि वाटर का लॉस है, और इसको हम कितना कंसीडर करेंगे, तो अलाउंस ऑफ 15% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मेड टू कंपेंसेट फॉर लॉसेस, थेफ्ट एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। हम मानेंगे जो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, इसको हम 15% उसके हम रखेंगे कि हमारा वेस्ट होगा, इसको हम मान के चलेंगे, उसके लिए हम प्रोविजन रखेंगे। मान लो हमने यूज हमारा सपोज करो 500 लीटर पर हेड की रिक्वायरमेंट है उस एरिया में, और हम दे भी रहे हैं उतना सप्लाई, लेकिन फिर भी कम हो रहा है। हम दे तो रहे हैं अपने एंड पे सही सप्लाई, बट उनके सामने कम 15% 20% कम पहुंच रहा है। तो रीजन ये है कि लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, कहीं पे थेफ्ट हो जा रहा है, कहीं पे लॉसेस हो रहा है, इलीगल कनेक्शन कर लिया लोगों ने, तो ये सब फिर जो लीगल कनेक्शन कर रखे हैं उनको नहीं पहुंच रहा है। तो इनका प्रोविजन रखना पड़ेगा कि हमको मान के चलना पड़ेगा। ये था सारे डिमांड्स। अब ओवरऑल पर कैपिटा डिमांड निकालते हैं। ये एक्चुअल में हमारा सारा कुछ करने का मकसद ये था कि पर कैपिटा हम निकाल सके,
पर कैपिटा डिमांड हम निकाल सकें। पर कैपिटा डिमांड हम कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला है, पहले देखते हैं। इफ Q इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय वेरियस पर्पसेस बाय अ टाउन पर ईयर, एक साल में Q जो है, Q को हमने मान लिया कि टोटल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्पस के लिए, किसी टाउन या विलेज के लिए एक साल में, और P इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, देन द पर कैपिटा डिमांड विल बी, P जो है पॉपुलेशन ऑफ द डिमांड है, तो पर कैपिटा का एक फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 365, और इसका यूनिट है लीटर पर डे। हम निकालते तो हैं, ये जो Q है ये पर ईयर के हिसाब से निकालते हैं, और पर ईयर करने के बाद 365 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है पर डे के हिसाब से। तो हमारा ये टोटल क्या होगा, और पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये ओवरऑल बन जाता है लीटर पर डे में। पर कैपिटा ऑफ डिमांड भी क्या होता है कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इस पे डिपेंड करता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नंबर एंड टाइप ऑफ कमर्शियल प्लेसेस इन टाउन, तो इन सब पे डिवाइड करते हैं, मतलब इन पे डिपेंड करते हैं। और एवरेज हम पर कैपिटा डिमांड निकाल लेते हैं, जो हमने टोटल पर्पस निकाला था कि टोटल डिमांड हमने निकाला था, अब हम पर कैपिटा डिमांड उसके आधार पे पूरे निकाल लेंगे। अब डोमेस्टिक पर्पस में कितना हमने लिया था, 135 लीटर। इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम रखेंगे 40 लीटर पर कैपिटा पर डे, लेकिन ये वैरी करता है इंडस्ट्री कैसा है, हर इंडस्ट्री में अलग वाटर का यूज है, तो इंडस्ट्री का कैटेगरी अलग अलग है। पब्लिक यूज के लिए हमने 25 लीटर रखा है, इसमें भी अलग अलग वैरी करता है, बट हम एक रख लेंगे ओवरऑल। फायर डिमांड के लिए हमने रखा है कि 15 लीटर पर कैपिटा पर डे, और लास्ट में लॉसेस के लिए जैसे मैंने बताया कि 15% रखना है, तो 55 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड हुआ। तो टोटल जो पर कैपिटा डिमांड होता है वो होता है 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब क्या है कि पॉपुलेशन के आधार पे, मान लो पॉपुलेशन 1000 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1000 आदमी, एक आदमी 270 लीटर यूज करता है एक दिन में, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 270 को, तो टोटल वाटर का रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। तो हमारा जो पर कैपिटा डिमांड है एवरेज इंडियन टाउन में वैरी करता है। कोई सिटी में हम ज्यादा भी रख सकते हैं, ज्यादा रिच फैमिलीज हैं, ज्यादा रिच पीपल हैं, इंडस्ट्री अलग अलग टाइप का है, तो वहां पर कैपिटा वैरी करता है, बट जो एवरेज हम रखते हैं उसको 270 लीटर पर कैपिटा पर डे रखते हैं। तो ये था पर कैपिटा निकालने का कि हम एक दिन में कितना यूज करते हैं। सिर्फ डोमेस्टिक का हम देखते हैं, हर आदमी डोमेस्टिक यूज करता है, लेकिन डोमेस्टिक के अलावा भी बहुत पर्पस है। 135 लीटर हमने सबसे ज्यादा डोमेस्टिक में रखा है, और बाकी सारे मिला के 135 है। तो टोटल जो डिमांड है एक दिन का वो 270 है, ना कि 135 है। 135 सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, बाकी सारे मिला के 270 पर पर्सन देना है हमें सप्लाई। ये हमारा टारगेट है एक एवरेज इंडियन टाउन में। अब नेक्स्ट आते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और मैंने डिस्कस भी कर लिया है, तो जल्दी जल्दी इसको करेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। क्लाइमेट कंडीशन, मैंने बताया कि बहुत कोल्ड कंट्री है, कोल्ड एरिया है, कोल्ड कंडीशन है, तो हम उसका कम यूज करेंगे। मान लो जैसे गर्मी हॉटर प्लेसेस है, तो क्या एसी का यूज हम करेंगे, वाटर कूलर्स का यूज करेंगे, लॉन और गार्डन में ज्यादा से ज्यादा पानी देंगे, तो ये सब ज्यादा से ज्यादा हम बाथिंग में ही ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन कोल्ड कंडीशन है तो बहुत ज्यादा हम इनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ कम्युनिटी, वाटर डिमांड इज मोर विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ टाउन, बिकॉज मोर वाटर इज रिक्वायर्ड इन स्ट्रीट वॉशिंग, रनिंग ऑफ सीवर्स, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स। तो सिटी कितना बड़ा है तो इस पे भी डिपेंड करता है। कैसे, मान लो स्ट्रीट ज्यादा से ज्यादा रोड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा सीवर हैं, तो पार्क्स बहुत ज्यादा हैं, तो ज्यादा डिपेंड करेगा, वाटर डिमांड बढ़ता चला जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, द पर कैपिटा डिमांड ऑफ टाउन इंक्रीजेज विद द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, बिकॉज यूज ऑफ एसी, रूम कूलर, मेंटेनेंस ऑफ लॉन, यूज ऑफ फ्लश, लैट्रिन्स एंड ऑटोमेटिक होम अप्लायंसेस etc। फ्लशिंग का यूज करेंगे, लॉन्स का मेंटेनेंस के लिए है, कूलर्स के लिए है,
तो इन सब में एसी है, तो छोटे से घर में पुअर पीपल है तो उनके पास एसी नहीं होगा ना, उनके पास बाथटब नहीं होगा। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। रिच पीपल है, लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है तो डिमांड इंक्रीज करेगा। उसके बाद है इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। मैंने बताया कि किसी किसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वाटर की यूज है, तो जैसा इंडस्ट्री है उस हिसाब से चेंजेस होता रहेगा। इंडस्ट्री अगर बहुत बड़ा है, वो उसमें वाटर की यूजेज बहुत ज्यादा है, तो वाटर का डिमांड ज्यादा हो जाएगा, पर कैपिटा डिमांड ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन इंक्रीजेज इन द प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग एंड इवन विद द रिक्वायर्ड प्रेशर एट द फास्टेस्ट पॉइंट। क्या होगा कि जितना ज्यादा हम वाटर का प्रेशर देंगे उतना स्पीड में वाटर निकलेगा, उतना ज्यादा लोग ज्यादा यूज कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पर कैपिटा डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल कम प्रेशर देते रहे, दिन 1 घंटे में 1 बकेट वाटर निकला, तो इसका ये नहीं मतलब है कि हमें प्रेशर कम करना है। एक मेंटेन करना है, एक जो मिनिमम प्रेशर का लिमिट है उसको मेंटेन करना है, हमें प्रेशर के साथ ही देना है। बहुत ज्यादा एक्सेस भी नहीं देना है, बहुत एक्सेस दोगे तो आपके पाइप के लिए भी नुकसान है, फट सकता है पाइप, कहीं से भी लीकेज हो सकता है। तो एक मेंटेन करना है प्रेशर जो सही से मिलता रहे, और ज्यादा भी नहीं देना है। सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, द पर कैपिटा डिमांड ऑफ टाउन हैविंग वाटर कैरेज सिस्टम विल बी मोर देन द टाउन वेयर दिस सिस्टम इज नॉट यूज्ड। अब सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। मान लो हमने पाइप्स लगा दिया है, सीवर लगा दिया वेस्ट वाटर के लिए, अपना वाटर का यूज किया और सीवर के थ्रू निकल गया वाटर। लेकिन यही मान लो अगर सिस्टम नहीं है, सीवर का सही सीवर नहीं है, आपके घर के पीछे में पानी जमा हो जा रहा है, या आप खुद मैनुअल बेसिस पे, जैसे छोटे छोटे गांवों में होता है कि मैनुअल बेसिस पे अपना वाटर का वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मिट्टी में ही कहीं घर के पीछे में बना दिए, तो फिर इसमें क्या होता है कि वाटर का यूज कम हो जाता है। और जब सही सिस्टम रहता है तो हम वाटर का यूज करते हैं, क्या दिक्कत है, जितना भी यूज करें फिर वो तो वेस्ट वाटर निकल ही जा रहा है। तो फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि सैनिटेशन हम प्रॉपर रखना है, हमें प्रॉपर सीवर का इंस्टॉलेशन करना है, जितना अच्छा से अच्छा हो सके, बेस्ट हो सके। हम अपनी मेंटेलिटी को चेंज करेंगे, ना कि हम अपने सिस्टम को ही कम कर दें कि हम कम से कम उनको यूज करने दें, हम कम से कम प्रेशर दें जिससे कि वो कम यूज करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है, हम अपने मेंटेलिटी को चेंज करेंगे। फिर लास्ट आता है कॉस्ट ऑफ वाटर। द कॉस्ट ऑफ वाटर डायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स डिमांड। मान लो हमने कॉस्ट ऑफ वाटर मोर कर दिया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जैसे हम देते हैं, हम वाटर का भी बिल लगाते जाएं। कई सारे सिटी में लगाया जा चुका है और छोटे छोटे टाउनों में लगाते भी हैं। तो हम कहीं पे होता है कि फिक्स होता है कि 100 रुपया महीने का या 500 पर मंथ देना है आपको, फिक्स चार्जेस, आप जितना भी यूज करो। तो उसमें क्या है कि 500 हम दे तो रहे हैं, बट हम कितना भी यूज करते हैं, अनलिमिटेड यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं कि चलो हम 500 दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा यूज कर ले, क्या है, हमने तो पैसा दे दिया है। तो और दूसरा तरीका यह है कि मीटर लगाते हैं, पर लीटर या पर 100 लीटर या पर 1000 लीटर आपको चार्जेस देने हैं। तो उसमें क्या होता है कि मीटर लगाने में कि आप मान लो उसके मीटर का रेट बहुत कम कर दो, तो भी क्या होगा कि मीटर लगाने में यह फायदा है कि हम कम से कम यूज करेंगे, हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना कम यूज करेंगे। 1000 लीटर यूज किया, चलो 1000 लीटर यूज करने में 200 रुपया ही लग रहा है, तो हम क्यों 1000 लीटर से ज्यादा करेंगे। 1000 से ज्यादा जैसे ही करेंगे तो हमारा 200 की जगह 400 देना है। तो लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी कि पैसा हमें देना पड़ेगा, ज्यादा यूज करेंगे, तो इस डायरेक्ट इफेक्ट करेगा डिमांड पे। ये था फैक्टर्स इफेक्टिंग। ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं, पर कैपिटा डिमांड क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एक वेरिएशन इन डिमांड। लंबा खींच रहा है लेकिन मैं कंप्लीट कर देता हूं इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। वेरिएशन इन डिमांड, 3 तरह के वेरिएशन होते हैं, सीजनल वेरिएशन, डेली वेरिएशन एंड आवरली वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन ये है कि ठंडा मतलब मौसम के हिसाब से हम अपने आप को डिमांड को चेंज कर लेते हैं। बार बार मैंने डिस्कस किया है कि गर्मियों में हम ज्यादा यूज करते हैं, ठंड के समय में हम कम यूज करते हैं। तो सीजन के साथ ये वैरी होता है कि एक ही पर्सन है, एक ही फैमिली है जो कि समर में ज्यादा यूज कर रहे हैं, वही पर्सन वही फैमिली ठंड के समय में कम से कम यूज कर रहे हैं। डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन कैसा है, तो क्लाइमेट चेंज हैबिट देखते हैं क्या है।
तो जैसे संडे हो गया, हॉलीडे हो गया, तो इनमें क्या होगा कि इंडस्ट्री बंद रहेगा, नॉर्मल जो पब्लिक यूज के स्कूल कॉलेज ये सारे बंद रहेंगे। तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत यूज कम हो जाएगा, वीकेंड्स पे कम यूज हो जाएगा, नॉर्मल वीकडेज पे ज्यादा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री भी खुला है, स्कूल कॉलेज भी खुला है, और भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह तो सातों दिन खुले रहते हैं, बाकी सब यूज में कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। दिस वेरिएशन मैं एक बार रीड कर देता हूँ। दिस वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द जनरल हैबिट ऑफ पीपल, climate condition and character of city as industrial, commercial or residential. More water demand will be on Sundays and holidays due to more comfortable bathing, washing etc as compared to other working day. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक पर्पस में फिर ज्यादा यूज हो जाएगा हॉलीडेज और संडेज को, क्योंकि हम बिल्कुल हमारे पास टाइम होगा, हम ज्यादा से ज्यादा वॉशिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से नहाएंगे, बाथिंग करेंगे। जो हम 2 बकेट वाटर में हम नहाते थे, हम 5 बकेट यूज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कंजम्पशन जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए है वो ज्यादा हो जाएगा। लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए ज्यादा यूज हो जाएगा। तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन इज यूजुअली 180% ऑफ टोटल एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन का 180%। उस समय हम क्या करेंगे, संडे को, वीकेंड को हम डोमेस्टिक पर्पस पे ज्यादा यूज का उसका डिमांड रखते हैं। आवरली वेरिएशन। अब आवरली वेरिएशन क्या है, तो आप देखते होंगे कि जब आप नॉर्मली लोग क्या होता है कि ऑफिस आवर्स जो नॉर्मल जो होता है, ऐसे तो शिफ्टिंग में भी बहुत सारे ड्यूटी होते हैं कि नाइट में है किसी का डे में है, किसी का मॉर्निंग में है। तो लेकिन नॉर्मल जो होता है वो मॉर्निंग होता है। तो लोग 8 बजे या 6 बजे से 8-9 बजे तक तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। तो उस समय क्या होता है, हेवी लोड होता है, सबसे ज्यादा लोड होता है कि बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो बाथिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वॉशरूम्स में जा रहे हैं, फिर कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज हो रहे हैं, टिफिन देने हैं बच्चे को, फिर घर में और भी जो फैमिली मेंबर हैं जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए भी कुकिंग हो रहा है, वो भी तैयार हो रहे हैं, वो भी बाथिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो होता है, जो एक टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो सुबह का टाइम होता है, 6-7 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक। तो ये एक एवरेज हम मान के चलेंगे कि सबसे ज्यादा पीक आवर्स जो होता है वो 8 बजे के लगभग का होता है। 6 to 10 AM रखा हुआ है। संडेज वगैरह को थोड़ा सा लेट होता है, तो 8 बजे से हम 10 बजे 11 बजे तक रख सकते हैं, बट जो वीकडेज होता है वो 6 बजे से 10 बजे तक है। फिर शाम को वापस लौट के आते हैं तो थोड़ा सा और पीक आवर्स होता है, 4 to 8 जो PM होता है, और मिनिमम जो पीक फ्लो है वो 12 to 4 PM है। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई में नहीं जरूरत है, हम इसके बेसिस पे वाटर को सप्लाई उस टाइम पे ज्यादा करेंगे या उससे पहले हम फुलफिल कर देंगे। मान लो 6 बजे सुबह में है, तो हम अपना जो सप्लाई है कोशिश करेंगे 6 बजे से पहले 4 बजे से 6 बजे हम कर दें, या नाइट ओवरनाइट कर दें, तो लोग ज्यादा से ज्यादा अपना टैंक फुल कर लें या फिर अपने यूज कर लें। हमें इस पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा हर आवरली वेरिएशन पे। जब वेस्ट वाटर का सेक्शन हम सीवर का डिजाइन करेंगे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा मेन फैक्टर हो जाता है, क्योंकि सीवर का डिजाइन तो हम एवरेज फ्लो के आधार पे कर देते हैं, लेकिन अचानक से 6 बजे से 8 बजे जो पीक आवर्स है वहां पे यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, वो तो वाटर का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फ्लो भी बहुत ज्यादा अचानक से हो जाएगा। तो अगर हमारा सीवर का कैपेसिटी उतना नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि ओवरफ्लो हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये सब ध्यान रखना है। तो ये 3 तरह के वेरिएशन है, इसको भी आपको जानना है, सीजनल, डेली और आवरली। यहीं पे मैं इसको बंद करता हूँ। आगे डिजाइन पीरियड है, थोड़ा सा मैं इस पे भी आ जाता हूँ। डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट, वाटर का प्रोजेक्ट है, तो हमें कितने सालों के लिए ये डिजाइन कर रहे हैं। तो क्या है कि मान लो आज का तो पॉपुलेशन किसी एरिया का मान लो 1 लाख है या 1 करोड़ है, तो अगले क्या 10 साल 20 साल तक, और हम ये तो नहीं है कि आज का हम सोच रहे हैं कि 1 करोड़ है तो अगले 10 साल बाद भी 1 ही करोड़ रहेगा, 20 साल के बाद भी 1 ही करोड़ रहेगा, चेंज होता रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ नॉर्मली ग्रोथ ही होगा, डिक्लाइनमेंट होने की चांसेस बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के रेट के आधार पे हम डिजाइन करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट, और हर साल हम प्रोजेक्ट कर भी नहीं सकते। आज हमने डिजाइन कर दिया, बना दिया, फिर अगले साल फिर चेंज कर देंगे, फिर 3 साल बाद फिर चेंज करेंगे। तो हम एक डिजाइन करेंगे कि इतने सालों के लिए हम, तो नॉर्मली जो डिजाइन पीरियड होता है 20 से 30 साल का गुड पीरियड माना जाता है। 30 साल का हम प्रोजेक्ट रखेंगे कि 30 साल बाद तक भी आदमी इसी वाटर के कैपेसिटी में कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो यही होता है डिजाइन पीरियड। टोटल क्या है, तो टोटल रिक्वायरमेंट क्या देखें, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर अ टाउन और सिटी
टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर टाउन और सिटी shall be 270 multiplied by total population in लीटर और पर डे। तो मैंने पहले भी बताया कि 270 एक आदमी का है, तो टोटल पॉपुलेशन जितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर निकल जाएगा। अब आते हैं पॉपुलेशन पे। तो ये तो हमने अभी तक डिमांड की बात कर रहे थे कि कितना कितना एक आदमी का कितना डिमांड होगा। अब हम आते हैं टोटल क्वांटिटी के लिए हमें पॉपुलेशन की जरूरत है। तो एक तरीका है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। टोटल आज के डेट में कितना पॉपुलेशन है ये तो हमें पता है कि चलो इस एरिया का इतना पॉपुलेशन है, ये सेंसस के द्वारा हमें पता चल जाता है। लेकिन हम एस्टिमेट लगाएंगे क्योंकि मैंने बोला कि डिजाइन पीरियड हमारा 20 से 30 साल का है, तो हम कैसे निकालेंगे कि 20 साल बाद क्या ग्रोथ होगा या कितना पॉपुलेशन रहेगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, कुछ मेथड है। यही होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कि उस एरिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उस एरिया में मान लो कोई स्कूल कॉलेज खुलने वाला है या उस एरिया में कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ नया इंडस्ट्री बैठने वाला है, तो क्या होगा, उसको एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ होगा या कम होगा। ऑब्वियसली ग्रोथ होगा क्योंकि इंडस्ट्री आने वाला है, तो हो सकता है बहुत सारे वर्कर आएंगे, जॉब्स क्रिएट होगा, लोग आसपास में रहेंगे, घर बनेगा, फ्लैट्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, तो फिर ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियसली से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा उस एरिया का। तो फिर 10 साल बाद 20 साल बाद आप देखोगे तो वही एरिया में जहां 1 लाख लोग या 1 करोड़ लोग रह रहे थे तो बढ़ के 2 करोड़ हो गया। तो इसको एस्टिमेट करने का कुछ मेथड्स हैं प्रीवियस ग्रोथ के हिसाब से। तो ये मेथड्स के आधार पे हम 10-20 साल का निकाल सकते हैं। ये मेथड का नाम देखते हैं क्या क्या है। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, सिंपल ग्राफ मेथड, डिक्रीज रेट मेथड, ग्राफ मेथड और मास्टर प्लान मेथड, तो सारे हैं। तो ये जो 3 तरीका है शुरुआत के, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इनके फॉर्मूला पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। बाकी के मेथड आपको पता होने चाहिए, तो मैं सब पे थोड़ा वैसा आता हूँ और जो न्यूमेरिकल है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे संभव नहीं है स्क्रीन शेयर करके, तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा कि किस तरह से। आप यहाँ पे देख लो कि अर्थमेटिक सबके कैलकुलेशन करने के फॉर्मूला दिए हुए हैं। ये है अर्थमेटिक इंक्रीज को। ये दिस मेथड इज यूज्ड बेस्ड ऑन द assumption दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करता है। तो मान लो 10 साल 30 साल का हमारे पास डाटा है, 1940 में कितना है, 1950 में कितना है, 60 में कितना है, 70 में कितना है। तो टोटल हमने निकाल लिया है, 40 में इतना है, 50 में इतना हुआ था, इतना पिछले 30 सालों का हमने निकाल लिया। अब मैं बता रहा हूँ कि अगले 30 साल का आप बताओ कि क्या डेटा है। तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि कैसे होता है। अब टाइम भी ज्यादा हो रहा है और हम यहाँ पे कर भी नहीं सकते, यहाँ पे फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या है, द मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड रिमेन्स सेम। अब वहाँ डायरेक्टली इंक्रीज का था, अब यहाँ पे था कि परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट है इंक्रीमेंटल ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है, ये है पिछले 4-5 दशक का, ये पर डिकेड्स मतलब दशक होता है। तो 1940 में सेंसस, आपको पता है कि 10-10 साल में इंडिया में सेंसस परसेंटेज ये पॉपुलेशन का लिया जाता है। तो 40 में, 50 में, 60 में, 70 में हमने निकाला। तो अगले 3 साल 80 में, 90 में, 2000 में कितना होगा। तो जब उस फॉर्मूला से कर रहे थे तो 27,333 आ रहा था, इस फॉर्मूला से कर रहे हैं तो 31,808 आ रहा है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आगे देखते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब क्या है, अब पिछले वाले में हमने निकाला था परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पे क्या करेंगे, दिस मेथड इज इम्प्रूवमेंट ओवर द एबव 2 मेथड। दोनों मेथड से ज्यादा बेहतर है। द एवरेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय अर्थमेटिक मेथड एंड दिस इज एडेड टू एवरेज ऑफ नेट इंक्रीमेंटल इंक्रीज। जो लास्ट इंक्रीज हुआ है इंक्रीमेंटल इंक्रीज, उसको एवरेज इंक्रीज से ऐड कर देंगे। तो इसके आधार पे उसी सेम जो पॉपुलेशन का लिस्ट था उस पे आंसर आ रहा है 1980 में 28,583। लास्ट वाले में देखें कितना आया था, तो 31,808 आया था। पहले वाला में 27,333 आया था,
जब हम परसेंटेज के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो 31,808 आ रहा है, और जब इसके आधार पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज के आधार पे निकाल रहे हैं तो 28,583 आ रहा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट था, इसलिए इन तीनों का बताया गया। बाकी सारे जो है ग्राफ मेथड, वो ग्राफ के आधार पे हम ग्राफ बना लेते हैं पिछले 3-4 डिकेड्स का, कि वो 40 में 50 में कितना है, तो उसी ग्राफ को हम आगे ड्रॉ कर देते हैं। तो एक एवरेज हमें पता चल जाता है कि 30 साल में मान लो 10-10 हजार करके इंक्रीज कर रहा था, तो अगले भी 30 साल में 10-10 हजार करके इंक्रीज करेगा। तो सिंपल ग्राफ के आधार पर। डिक्रीजिंग रेट क्या है कि हो सकता है किसी कारण बस रेट डिक्रीज भी कर रहा हो, जरूरी तो नहीं है हर पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो, किसी कारणवश डिक्रीज भी कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा ये सब मैटर नहीं करते, हम नहीं निकालते, बट हमें जानना चाहिए। ग्राफ मेथड, कंपेरेटिव ग्राफ मेथड, ये क्या है कि मान लो कोई न्यू सिटी है, डेवलप करने वाला है, कोई सिमिलर टाइप का सिटी को हम देखेंगे। मान लो दिल्ली के पास हम लेते हैं गाजियाबाद और नोएडा, या नोएडा और फरीदाबाद, 2 एनसीआर के शहर हैं और दोनों का लगभग एक जैसा शहर है। दिल्ली के बाद ये दोनों डेवलप हुए हैं, तो दोनों को हम सपोज करेंगे कि दोनों एक तरह से ग्रोथ करेगा, तो दोनों का कंपेयर करेंगे ग्राफ को, और उसके आधार पर हम निकाल लेंगे कि मान लो हमें फरीदाबाद का पता है और हमें गाजियाबाद का या नोएडा का निकालना है, तो एक जैसा सिटी है दोनों, तो दोनों को कंपेयर करके हम आगे को एस्टिमेट कर लेंगे। या मान लो गाजियाबाद अभी डेवलप नहीं है और नोएडा 30 साल में डेवलप हुआ है, लेकिन हमारा आगे का प्लान है कि उसको मास्टर सिटी बनाना है गाजियाबाद को, तो नोएडा जैसा शहर बनाना है। तो नोएडा में जिस तरह से ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का, उसी टाइप से हम गाजियाबाद को भी तय करेंगे कि 30 साल में इतना ग्रोथ होगा इसमें। मास्टर प्लान ऑफ मेथड, मास्टर प्लान में भी यही है कि आगे का क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है, तो क्या उस सिटी में डेवलपमेंट होना है, इंडस्ट्री होना है, तो मास्टर प्लान के आधार पे हम करेंगे। तो ये सब एज्यूम ही करेंगे। बाकी जो मेथड, न्यूमेरिकल अर्थमेटिक मेथड है, वो 3 है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इन तीनों में आपको न्यूमेरिकल करना है। तो लास्ट में हम समरी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है। Usage of water is classified into different types of demand: domestic demand, industrial demand, firefighting demand, demand of public use, institution और commercial demand, and losses and waste। ठीक है, पहले हम डिमांड के बारे में पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, पर कैपिटल डिमांड के बारे में, कि ये क्या है, एवरेज टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन ए ईयर पर डे पर टाउन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। 365 से हमने डिवाइड कर दिया था टोटल ईयरली क्वांटिटी वाटर कंजम्पशन का, और डिवाइड कर दिया हमने पॉपुलेशन का, तो पर हेड पर कैपिटा डिमांड निकल गया। कैपिटा का मतलब आप पॉपुलेशन समझ लो, एक पर्सन, एक पर हेड होता है कैपिटा का मतलब। पर हेड यूज ना करके हम पर कैपिटा यूज करते हैं। पर कैपिटा डिमांड फॉर अर्बन एरिया इज 135 एंड रूरल एरिया इज 70 लीटर पर कैपेसिटी। ये डोमेस्टिक का लिख दिया है, हमने लिया था 270। वेरिएशन ऑफ डिमांड आर, सीजनल वेरिएशन क्या होता है कि ईयरली वेरिएशन का जो एवरेज डिमांड है उसमें 1.3 टाइम्स ज्यादा होता है। सीजनल वेरिएशन मतलब समर का, जब हम पूरा ईयर का हम देखें तो सीजनल वेरिएशन 1.3 टाइम्स मतलब समर में ज्यादा यूज करते हैं। डेली वेरिएशन क्या होता है, 1.8 टाइम्स का एवरेज डिमांड। डेली वेरिएशन मान लो डोमेस्टिक पर्पज के लिए अगर हम देखें तो जो संडेज होते हैं, वीकेंड होते हैं, वहां पे 1.8 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं। आवरली वेरिएशन क्या है कि जो सुबह का टाइम है 6 से 10, उसमें 1.5 टाइम्स एवरेज डिमांड, पूरे 24 घंटा का अगर हम डिमांड निकालें तो उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। इसके बाद हमने पर कैपिटा डिमांड का फैक्टर्स देखा था, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब। फिर इसके बाद हमने डिजाइन पीरियड देखा। डिजाइन पीरियड के लिए मैंने बोला 20 से 30 साल का होता है, तो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं ये इसको 20 से 30 साल का बनाते हैं। ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हमने वहां मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे 15 ईयर मेंशन किया गया है। और कोई रिजर्वर या डैम का अगर हम डिजाइन पीरियड देखें तो वो 50 साल के लिए बनाते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एक बार हमने बना दिया डैम तो ये नहीं है कि 10 साल के बाद तोड़ के फिर से हम बनाएंगे, 50 साल के लिए बनाएंगे। इसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड। अगर हम 30 साल का मान लो डिजाइन पीरियड बना रहे हैं तो पॉपुलेशन 30 साल के बाद कितना होगा, इसको एज्यूम कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ मेथड थे, 6 मेथड थे, जिसमें 3 मेथड जो ऐसा है कि हम न्यूमेरिकल बेसिस पे कुछ फॉर्मूला है उसको यूज करके हम करेंगे, अगले वीडियो में हम जरूर करेंगे। बाकी ये आपके असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है,
जो आप डायरेक्टली कॉपी में करके आप पिक भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आप बेहतर होगा कि आप कमेंट बॉक्स में एक शॉर्ट आंसर टाइप जितने क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जो ऐसे टाइप को आंसर है, जो बड़े क्वेश्चन है, उसको आप नोटबुक में आप खुद तैयार कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ये न्यूमेरिकल एक है जो नहीं कर पाओगे आप, वो अब नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल तीनों टाइप्स में कंसिडर करूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ डिमांड बताइए, सेकेंड है डोमेस्टिक नीड ऑफ वाटर बताइए, फिर फॉर्मूला यूज बताइए, फिर रीजन ऑफ लॉस एंड वेस्टेज बताइए, फिर पर कैपिटा डिमांड बताइए, फिर नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनल वेरिएशन बताइए, फिर नेम ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ मेथड बताइए, फिर नेम फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बताइए। तो ये सारा हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में इन सारे 8 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए। कमेंट में इसलिए कहना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें, प्रॉपर समझें और प्रॉपर इसका जवाब दें, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे मैं एंड करता हूं। अगले दिन हम सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई पढ़ेंगे, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करके, क्योंकि समरी भी मैंने देख लिया आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग देखेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में सोर्सेस ऑफ वाटर देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।